दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 8 जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। दोस्तों हम ये पूरा अध्याय समाप्त कर चुके हैं। पूरे अध्याय में विस्तार से बातें कर चुके हैं इसके विभिन्न विषयों के बारे में। और इस भाग में, इस पूरे अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार जब यूरोपीय देश अमेरिका महाद्वीप की खोज करते हैं और वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं तो वहाँ से उनका स्थानीय लोगों से किस तरह से टकराव होता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है इस पूरे अध्याय में। और आज के इस भाग में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, और केवल हम आज लेंगे वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो दोनों तरह के प्रश्न हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं और अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, ये तथ्यात्मक अधिक होते हैं, इनकी समझ पे आधारित ये नहीं होते, तथ्यात्मक ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आपको तथ्य बताए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही यहाँ पर चर्चा की जाती है और महत्वपूर्ण ही प्रश्न ही लिए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न हो सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, और भी आपके मन में हो सकते हैं, आप उन्हें और भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, किन शताब्दियों को भौगोलिक खोजों की शताब्दियां माना जाता है? भौगोलिक खोजें, दोस्तों हम ये अगर अध्याय देखें तो एक तरह से ये पूरा भौगोलिक खोजों को ही समर्पित है, क्योंकि इस पूरे अध्याय में भौगोलिक खोजों के बारे में बात की है। और हमने देखा था कि किस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस जो है एक नई दुनिया की खोज करते हैं, नए, यहाँ तक एक नए महासागर की, उनकी यात्रा की वजह से एक नए महासागर की खोज भी होती है। तो ये भौगोलिक खोजों की शताब्दियाँ थी ये मुख्य रूप से। आपने गौर किया होगा तो आपको जरूर याद होगा कि ये कौन सी शताब्दियाँ हैं जिन्हें हम भौगोलिक खोजों की शताब्दियाँ मान सकते हैं। तो वो है, ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर है, 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी, 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी, 18वीं से लेकर 20वीं शताब्दी, या फिर 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दियां भौगोलिक खोजों की शताब्दियां मानी जाती है? आइए शुरू कर देखते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी जो है वो भौगोलिक खोजों की शताब्दी मानी जाती है, क्योंकि इसी बीच जो है बड़ी बड़ी जो भौगोलिक खोजें थी वो हमने देखा था कि अध्याय जब पढ़ा था इसके लास्ट में हमने आपको एक सारणी दिखाई थी, उसमें हमने पूरी घटनाक्रमों की जानकारी ली थी कि किस प्रकार बड़ी बड़ी जो खोजें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जो खोजें थी इस दौर में हुई थी। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एज़टेक साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? एज़टेक साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपके पास ऑप्शंस हैं, टेनोक्टिट्लान, मैक्सिली, कुज्को या सियूटा। उत्तर क्या देख लेते हैं। इसका उत्तर है टेनोक्टिट्लान जो है वो क्या थी? एज़टेक साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कोलंबस ने अपने अभियान में किस जहाज का नेतृत्व किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोलंबस जब अपनी यात्रा के लिए निकले थे 1500 ईस्वी में, तो उन्होंने कौन से जहाज का इस्तेमाल किया था अपनी यात्रा के दौरान? हालांकि हम जानते हैं दोस्तों उन्होंने 3 जहाज उनके साथ गए थे, लेकिन उन्होंने जिस जहाज का नेतृत्व किया था उसका नाम आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं, पिंटा, नीना, कैप्टन या सांता मारिया। कौन सा वो जहाज था जिसका नेतृत्व कर रहे थे कोलंबस? देखते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सांता मारिया। सांता मारिया नाम का जो जहाज था उस पर खुद क्रिस्टोफर कोलंबस बैठे हुए थे। इसके अलावा जो ये पिंटा और जो नीना है वो भी 2 जहाज थे, वो भी उनकी यात्रा में शामिल थे, जिस पर अन्य जो सैनिक थे या जो नाविक थे वो सवार थे, लेकिन जिसका नेतृत्व खुद क्रिस्टोफर कोलंबस कर रहे थे वो है सांता मारिया जहाज। तो याद रखिए, कई बार इस तरह का प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको यही 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और वो आपसे पूछे कि कोलंबस के अभियान में निम्न में से कौन सा जहाज शामिल नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा जहाज शामिल नहीं है? इसमें कैप्टन नाम का जो जहाज है वो शामिल नहीं है। बाकी तीनों जहाज, ये दोनों पिंटा और जो नीना थे, थोड़े हल्के और छोटे जहाज थे, जबकि सांता मारिया जो जहाज था उनका बड़ा जहाज था। तो 3 जहाज है, पिंटा, नीना और सांता मारिया, याद रखिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, ब्राजील पर पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्राजील में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शंस हमारे पास है, पिजारो, कोर्टेस, कैब्राल या कोलंबस। चारों ही जो नाम है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि चारों ही जो नाम है महत्वपूर्ण है। और इस पूरे हम देख रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वहाँ पर यूरोपीय साम्राज्य, विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल के साम्राज्य की स्थापना से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इन चारों में से कोई एक इसका उत्तर होगा, पिजारो, कोर्टेस, कैब्राल या कोलंबस। कौन? आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है दोस्तों कैब्राल जो थे वो है पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक। कहाँ? ब्राजील में। हमने देखा था कि किस प्रकार जो कैब्राल थे वो वैसे भारत की यात्रा के लिए निकले थे, वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की रास्ते की तलाश में निकले थे, लेकिन संयोगवश ही वो जब पश्चिमी अफ्रीका के तट के सहारे निकल रहे थे समुद्री तूफानों से बचते हुए, तो अचानक वो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के जिस तट पर पहुंचे वो तट था ब्राज़ील। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ब्राज़ील में पहली बार पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, और उसका नेतृत्व किसने किया था? कैब्राल ने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी पुस्तक की रचना किसने की?
ज्योग्राफी। दोस्तों क्योंकि ये पूरी की पूरी जो शताब्दियां हैं, भौगोलिक खोजों की शताब्दियों का अध्ययन हम इस अध्याय में कर रहे थे, तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी ज्योग्राफी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। विशेषकर भूगोल पर या पृथ्वी शास्त्र पर जो रचनाएं, खगोल शास्त्र पर जो रचनाएं की जा रही थी इस दौर में, वो काफ़ी प्रसिद्ध हो रही थी, लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जा रही थी वो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी इस दौर में वो थी ज्योग्राफी। और उसकी रचना किसने की, उसके रचनाकार कौन है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, टोलेमी है, कोलंबस हैं, हेरोडोटस हैं या प्लिनी। इनमें से कौन है जो कि इसके रचनाकार हैं? 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है दोस्तों टोलेमी। ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टोलेमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। हालांकि उन्होंने ये पुस्तक जो है 15वीं शताब्दी में नहीं लिखी, ये लगभग 1300 वर्ष पहले उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि पूरी दुनिया के भूगोल के बारे में बताया गया था। विशेषकर उन्होंने अक्षांशों के और देशांतरों के बारे में इसमें बताया था। अक्षांश और देशांतरों के बारे में इसमें उन्होंने बताया था विस्तार से। देशांतरों के बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा ये बताया कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने अपनी पुस्तक में पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है। अपनी इस पुस्तक में वो कई महाद्वीपों के, जो विशेषकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। हालांकि ये अपनी इस पुस्तक में वो महासागरों के बारे में उतना विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और इसका एक फ़ायदा भी हम देखते हैं कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार से अपनी पुस्तक में नहीं लिखा था, तो जो यूरोप के जो नाविक हुआ करते थे उस समय के, उनका मानना था कि जो समुद्र जो है उसका विस्तार इतना अधिक नहीं है जितना बाद में पता चला। उनकी जो अटलांटिक महासागर जब खोज लिया गया तो उसका विस्तार जब लोगों को पता चला, या जब ये देखते हैं कि पनामा नहर पार करके जब प्रशांत महासागर पहुंचा गया, तब जाके उसका विस्तार पता चला। तो लोगों को अभी तक विस्तार पता नहीं था, इस वजह से आसानी से वो कभी भी तैयार रहते थे समुद्री यात्राओं के लिए। तो ये जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है। और अब देखिए जो किसकी दृष्टि से, पूरे भूगोल की जो जानकारी उसकी दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? दोस्तों बहुत ही हमने इसकी बार बार चर्चा की थी जब पूरा अध्याय हमने पढ़ा था। लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है पूरे केंद्र में है। इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसका महत्वपूर्ण स्थान है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? 1494 ईस्वी में पोप द्वारा गैर ईसाई दुनिया को 2 भागों में बांटने का समझौता है। 1494 ईस्वी के अंदर ये समझौता हुआ है। एक तरह से ये मान सकते हैं कि एक आज्ञा पत्र जारी किया गया था पोप के द्वारा, जो ईसाई धर्म का धर्मगुरु होता था। उसने क्या किया कि जो गैर ईसाई दुनिया है उसको, जो अनखोजी दुनिया है, उसको 2 भागों में बांट दिया। इस लाइन ऑफ डिमार्केशन के द्वारा पोप ने क्या किया, जो अनखोजी दुनिया यानी कि ऐसी दुनिया जिसकी खोज भविष्य में की जानी है, उसका बंटवारा कर दिया कि किसके बीच, पुर्तगाल और स्पेन के बीच। और इस तरह से किया गया कि उन्होंने तय किया कि जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है इसके जो पूर्वी हिस्से हैं वो तो किसे दिए जाएंगे, पुर्तगाल को दिए जाएंगे। इसकी पूर्वी हिस्से पुर्तगाल को दिए जाएंगे, जबकि जो इसके पश्चिमी हिस्से हैं वो उन पर अधिकार किसका माना जाएगा, उन पर स्पेन का अधिकार मान लिया जाएगा। तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ये अनखोजी दुनिया का जो समझौता था या आज्ञा पत्र था, उसी लाइन ऑफ डिमार्केशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावाकी समुदाय का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार क्या था? मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार। अरावाकी समुदाय हमने देखा था कि जो कैरिबियन द्वीप समूह थे वहाँ पर एक वहाँ के मूल निवासी थे ये अरावाकी समुदाय। और इनसे ही सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस का सामना इन्हीं से सबसे पहले हुआ था। इन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया पर उतरे तो उन्होंने गुहानाहानी जो जगह है वहाँ जब उतरे तो इस समुदाय ने ही उनका हार्दिक स्वागत वहाँ पर किया था। तो अरावाकी समुदाय ये भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय में देखते हैं। इनकी संस्कृति का मूलाधार क्या था? ये लोग क्या करते दोस्तों, इनका जो मूलाधार था कि ये एक साथ मिलकर खाद्यान्न उत्पादन करते, सामूहिक रूप से क्या करते थे, खाद्यान्न उत्पादन किया करते थे, एक साथ मिलकर अपने खेतों पर काम किया करते थे। यहाँ एक तरह से भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था, किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि सब लोग मिलकर खाद्यान्न उत्पादन करते थे। तो एक साथ मिलकर ही खाद्यान्न उत्पादन किया करते थे, जो शायद आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक सीख कि दुनिया के जो संसाधन है उन्हें इस तरह से ना बांटे कि जो लोग गरीब हैं वो अधिक से अधिक गरीब होते चले जाएँ और अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते चले जाएँ। तो अरावाकी समुदाय से हम ये सीख सकते हैं कि जो उत्पादन के जो साधन हैं उन पर एक तरह से उन्होंने क्या किया, खाद्यान्न उत्पादन सामूहिक रूप से वो करते थे। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार था और प्रत्येक सदस्य के लिए वो कोशिश करते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि प्रत्येक जो सदस्य है समुदाय का उसको भोजन भी उपलब्ध हो। तो ये उनकी संस्कृति का मूल्याधार माना जाता है, जो हमारे लिए भी आज एक सीख हो सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर किस शासक को कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर किस शासक को कहा जाता है? आइए देखते हैं। हेनरी द नेविगेटर के नाम से पुर्तगाल के एक राजकुमार हेनरी जो हैं
उन्हें हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है दोस्तों। और इसकी वजह यह है क्योंकि जो 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की जो भौगोलिक खोजें हुई हैं उसमें सबसे पहले जो पुर्तगाल के जो ये राजकुमार हैं हेनरी, इन्होंने जो विशेषकर पश्चिम अफ्रीका के जो सारे जो अभियान खोज अभियान किए गए उनको बहुत प्रोत्साहित किया था। यहाँ तक कि इन्होंने खुद एक खोज अभियान का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। और इसके अलावा इन्होंने कई विद्यालय भी खोले थे, जो नए नाविक थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए कई विद्यालय इन्होंने खोले थे। तो और ऐसा माना जाता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं वो भी इनके विद्यालय से के ही एक विद्यार्थी थे। तो इसीलिए हेनरी को क्या कहा जाता है, हेनरी द नेविगेटर के नाम से इन्हें याद किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दियों के बीच भौगोलिक खोज अभियानों का नेतृत्व किन देशों ने किया? वेरी गुड। 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दियों के बीच जो भौगोलिक खोजें थी जितनी भौगोलिक खोजें उनका अभियान किन देशों ने किया था? दोस्तों अगर आपने पूरा गौर से पढ़ा होगा अध्याय तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि कौन कौन से वो देश थे जिन्होंने इन खोज अभियानों का नेतृत्व किया था। देखते हैं। तो दोस्तों वो दो देश कौन कौन से हैं? वो हैं स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जो है उन्होंने इन खोज अभियानों का नेतृत्व किया था शुरू में। तो हमने देखा कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो जो जा रहे हैं तो वो उनका भी जो पूरी यात्रा है उसको किसने प्रायोजित किया था? स्पेन के राजा ने ही उसे प्रायोजित किया था। और बाकी जो बाद में भी जो खोज अभियान यहाँ पर किए गए थे वो स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा ही मुख्य रूप से किए गए थे। लेकिन बाद की शताब्दियों में जाकर क्या होता है कि जो इनका जो अधिकार, इनकी जो एकाधिकार है वो वहाँ समाप्त हो जाता है और इसमें नई जो प्रतियोगी इनके आ जाते हैं। जैसे कि इंग्लैंड की बात करें, बेल्जियम की बात करें, हॉलैंड की बात करें, वो भी नए प्रतियोगी आ जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो नेतृत्व करने वाले देश थे, जिन्होंने शुरुआत की थी, वो कौन से देश थे? स्पेन और पुर्तगाल थे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कैपिटुलेशियन क्या है? कैपिटुलेशियन क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैपिटुलेशियन जो है वो क्या है? ये किस तरह की नीति हुआ करती थी? देखिए दोस्तों, स्पेन के शासकों द्वारा खोजकर्ताओं के साथ किया जाने वाला इकरारनामा, एक तरह का क्या था? ये इकरारनामा था ये। और कौन करता था ये इकरारनामा? जो स्पेन के शासक थे वो जो नए खोज करता थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ एक तरह का इकरारनामा करते थे। वो इस इकरारनामे में इस बात का उल्लेख करते थे कि जो भी नई दुनिया या कोई नई जगह खोजी जाएगी तो जो खोज करता है, जो नाविक है, जो नायक है वहाँ खोज करने जा रहा है, उसको वहाँ का गवर्नर बना दिया जाएगा या राज्यपाल बना दिया जाएगा या शासनाधिकार उसको वहाँ का दे दिया जाएगा। तो एक तरह से शासनाधिकार वहाँ को दिया जाता था। शासनाधिकार देने का जो इकरार होता था दोनों के, स्पेन के शासक और जो नाविक होता था उसके बीच, उसे कहा जाता था कैपिटुलेशियन। और इस नीति ने दोस्तों भौगोलिक खोजों को बहुत प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। नई दुनिया की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। नई दुनिया की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? देखते हैं। इसका उत्तर दोस्तों मक्का। सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? मक्का। नई दुनिया से हमारा आशय आप समझते हैं, नई दुनिया से हमारा आशय है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जो पूरा अमेरिका महाद्वीप है जिसमें उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हम शामिल करते हैं, वहाँ की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? मक्का। इसके अलावा कुछ और फसलें भी हैं जैसे आलू, तंबाकू, लाल मिर्च, गन्ने की चीनी, रबड़ आदि जो थी वहाँ की प्रमुख फसलें थी। और ये जो फसलें थी पहली बार दुनिया के सामने यूरोपवासी जो थे, वही जो यूरोप के नाविक वहाँ गए थे, वही पूरी दुनिया के सामने लेके आए थे। और आज हम देखते हैं कि ये तमाम तरह की जो फसलें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो हमारे आम जीवन का आज हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस भाग में हमने बात की है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। आगे के भाग में हम इसके लघुत्तरात्मक प्रश्नों और इसके निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।